हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गम विज्ञान संस्थान। लास्ट लेक्चर में हमने मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम की हेल्प से हम लोग इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड CP बेसिकली हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैसे निकालते हैं, और इन सब की हेल्प से हम लोग गामा कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखा था। इस लेक्चर में हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए, अगर हमें वन डायमेंशन लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर दे रखा है तो इसमें जो हैमिल्टोनियन बनता है, और हम बोल सकते हैं कि इसमें जो टोटल एनर्जी बनती है वो बेसिकली बनती है p² डिवाइड बाई 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा कि ये काइनेटिक एनर्जी टर्म हो जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी टर्म हो जाएगा। तो इस काइनेटिक एनर्जी टर्म के करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी हमारी हाफ केविटी हो जाएगी, क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगी तो एक हाफ केविटी कंट्रीब्यूट करेगा। सेम पैटर्न इसमें होगा कि हाफ केविटी यहाँ कंट्रीब्यूट करेगा। तो 2 क्वाड्रेटिक टर्म्स आ रही हैं तो टोटल एनर्जी हमारी हो जाएगी केविटी। अब ये केस तो आपका सिंपल था लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का, बट अगर आपको पोटेंशियल में x का डिपेंडेंस अदर देन क्वाड्रेटिक दे रखा है, ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक डिपेंडेंस नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर हमें क्वेश्चन में b ऑफ x टू द पावर n दे रखा है, तब हम बिरियल थ्योरम का यूज़ करके कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है कि बिरियल थ्योरम क्या है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके बाद फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड थर्मोडायनेमिक्स का जो बेस बोल सकते हैं वो एक होता है कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल। इसमें बेसिकली क्या होता है, टोटल हीट ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, ठीक है। तो बेसिकली ये बताता है कंजर्वेशन ऑफ हीट। डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 इज इक्वल्स टू 0। कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं कि हीट absorbed by the system is equals to heat drawn। ओके, तो इस तरीके से भी कुछ लोग बोलते हैं कि जितना हीट सिस्टम लेगा उतना ही हीट को ड्रॉन करेगा। नेक्स्ट आप यहाँ देखिए, इस तरीके से हम इसको लिख भी सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि डेल्टा Q इज इक्वल्स टू होता है हमारा MC डेल्टा T। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ यूज़ कर लेंगे, और ये कब यूज़ कर रहे हैं, जब मास सेम है। अगर यहाँ मास सेम नहीं होगा तो M1 एंड M2 आ जाएंगे यहाँ, और टेम्परेचर आ जाएगा। तो ये फाइनल टेम्परेचर है। अगर हम दो लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे, और अगर C1 एंड C2 अगर हमारे टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं तो यही फॉर्मूला यहाँ रिड्यूस होके ये आ जाएगा। देखिए, ये छोटे छोटे फार्मूलाज को आप मेमोराइज कर सकते हैं, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से इस फार्मूला से हमने इसको ड्राइव किया है, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आप एग्जामिनेशन में कुछ भूल जाते हैं, लिटिल मिस्टेक करते हैं फार्मूला लिखने में, तो आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं विद इन 1 मिनट। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। एक फार्मूला और ड्राइव किया जाता है, ये वाला, ये आपने पढ़ा होगा 12th फिजिक्स में। इस तरीके से हम इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, अगर मोलर स्पेसिफिक हीट पूछ लेगा तो आपको इस तरीके से, जो हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि किस तरीके से फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, एंड N1 N2 एंड C1 C2 इस तरीके से भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब बेसिकली यहाँ वाटर के लिए कभी कभी पूछा जाता है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर रहता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इफ फेज इज चेंजिंग देन देखिए हीट गेन्ड इज इक्वल टू हीट रिजेक्टेड। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि लेटेंट हीट ऑफ आइस इज इक्वल्स टू 80 कैलोरी पर ग्राम। सेम फॉर लेटेंट हीट ऑफ वाटर 540 कैलोरी पर ग्राम, एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 0.5 कैलोरी ग्राम पर डिग्री सी। ये सारी स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं, आप कहीं से भी इनको लिख सकते हैं और यहाँ से भी आप मेमोराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे कि जो हमारा रहता है
ये वाला, ये हमेशा ट्रू रहेगा ये फॉर्मूला। अब इस तरीके से TF माइनस TI आपको लेना है हर एक टर्म में, एंड हम इसको बेसिकली इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये वाला जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है आपका लेटेंट हीट की वजह से, क्योंकि अगर कोई सिस्टम अगर उसमें फेज चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली फेज तभी चेंज होगा जब वहाँ पे लेटेंट हीट इन्वॉल्व रहेगा। ओके, तो लेटेंट हीट का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है Q इंटू ML। इट इज़ जो है वो M मास है एंड लेटेंट हीट बेसिकली कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है, बट अलग अलग मटेरियल के लिए और अलग अलग लिक्विड के लिए इसका वैल्यू डिफरेंट रहता है। जो गामा रहता है, गामा का रिलेशनशिप ये रहता है, मोनो के लिए हाईएस्ट होगा, डाया के लिए कम होता जाएगा, ट्राई के लिए कम होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। और आप यहाँ से भी एक फॉर्मूला देख सकते हैं 1 + 2/f। देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा कि मोनो के लिए सबसे कम होगा, तो जब सबसे कम होगा तो गामा मोनो के लिए सबसे ज़्यादा होगा। अब डाई पे जाएंगे तो क्या होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज़ होगा और ट्राई पे और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, दैट्स वाई गामा डिक्रीज़ होता जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमको और दिया है कि if two systems are separately in thermal equilibrium with third system, then they also in mutual equilibrium, it is zeroth law of thermodynamics। ओके, तो बेसिकली आप यहाँ पे समझ सकते हैं इजी वे में कि हमारे पास अगर कोई टू सिस्टम है A एंड B, अगर ये सेपरेटली किसी सिस्टम C के साथ कनेक्टेड हैं, मतलब TC इसका टेम्परेचर एंड TB इसका टेम्परेचर, तो बेसिकली ये सिंपल लैंग्वेज इसका ये है कि इफ़ TA इज इक्वल्स टू TC एंड TB इज इक्वल्स टू TC, then definitely from this law we can say that TA is equals to TB। यही इसका सिंपल डेफिनेशन है। इसके बाद इसके बाद आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बेसिकली ये बताता है हमको एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में, और आप सभी इसको देख चुके हैं। ΔQ इज इक्वल्स टू ΔU प्लस ΔW, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। हम प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद अगर मैं इंटरनल एनर्जी के टर्म में इसको लिखूँ तो ΔU इज इक्वल्स टू ΔQ माइनस ΔW। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया है सेम फॉर ऑल पाथ्स। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरनल एनर्जी पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। बेसिकली इंटरनल एनर्जी पाथ इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, आपको ये मेमोराइज कर लेना है। इसके बाद अगर सिस्टम पे अगर दो तरीके से वर्क हो रहा है तो आप उनको सम कर लेंगे, और अगर n तरीके से हो रहा है तो n टाइम उसका सम कर लेंगे। फिर जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो हम पढ़ चुके हैं, PdV होता है, एंड अदर चेंज वही है, यही सब। वी कैन ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें कुछ कैलकुलेशंस यूज़ होती हैं, आप किसी भी बुक को प्रेफर कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए तो मैं आपको यहाँ एक वीडियो बना के ड्राइव करके बता दूंगा। अब फॉर साइक्लिक प्रोसेस बेसिकली एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व, इस तरीके से हम साइक्लिक प्रोसेस के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 हो जाएगा, दैट्स वाई द फॉर साइक्लिक प्रोसेस ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और फैक्टर इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टली बहुत बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है कि फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड इज अवेलेबल फॉर एक्सटर्नल वर्क डन इज। तो इसको ΔW/ΔQ से डिनोट करते हैं, और ये इक्वल होता है R/CP। CP इज द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट एंट्रोपी, कि एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है और किस तरीके से एंट्रोपी को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।